हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होगे, मस्त होगे। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट चैप्टर नंबर 2, इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1992। चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। एक वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है इस चैप्टर की, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है उसको जाके पहले देख लो, फिर ये वाला देखना। वहां मैंने डिटेल में हर एक टॉपिक, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स थे वो भी, और जो हमारा मेन टॉपिक था एग्रीकल्चर सेक्टर, डिटेल में खत्म किया। अब आ चुके हैं हम लोग दूसरे वीडियो में, जहां हम लोग पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड फॉरेन सेक्टर। यही दो टॉपिक्स बचे हुए हैं इस चैप्टर में और इस वीडियो में हम लोग इसको खत्म करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट। देख ही रहे हो बेटा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चलिए इसको भी डिटेल में समझते हैं। देखिए कहानी कहां से शुरू हुई थी। कहानी शुरू हुई थी, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, लगभग 70 to 75% पीपल कहाँ एंगेज्ड है? एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है। एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर। क्या फिर भी हमारा जीडीपी इंक्रीज हो रहा था? क्या फिर भी जीडीपी इंक्रीज हो रहा था? नहीं। हाँ, मैं मानता हूं कि भले एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट हुआ, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ओके, लैंड सीलिंग खत्म हुआ, जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, ओके, तो एग्रीकल्चर सेक्टर में इंप्रूवमेंट तो आया, बट क्या जीडीपी इंक्रीज हुआ? इतने लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में एंगेज्ड है, क्या फिर भी जीडीपी इंक्रीज हुआ? इंक्रीज नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर एक सीजनल आपका जो काम है वो ऐसा है, अगर मान लो जब तक सीजन चल रहा है तब तक बल्ले बल्ले है, उसके बाद आप बैठ जाओगे। और एक चीज हम लोगों ने देखी थी, मान लो इतना बड़ा लैंड है, यहाँ पे 4 लोगों की जरूरत है और 10 लोग लगे पड़े हैं। जरूरत कितने की है? रिक्वायर्ड कितने की है? 4 लोगों की, 10 लोग लगे पड़े हैं। इसको क्या बोलते हैं? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ओके। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, हर एक चीज डिटेल में पढ़ा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा, पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाला देखना, ओके। तो कहानी ये चल रही थी कि अब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर से ऊपर आना था, अब हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना था। और ये काम कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर क्यों करेगी? प्राइवेट सेक्टर के पास इतने पैसे थी नहीं, और पैसे कैपिटल था भी तो वो नहीं करेगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर आती है प्रॉफिट के लिए। किसके लिए? प्राइवेट सेक्टर आती है प्रॉफिट के लिए, और यहां लोगों के पास पैसे ही नहीं है, तो वो क्या डिमांड करेंगे और कहां से प्राइवेट सेक्टर का प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा? होगा नहीं। तो यहां गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होना होगा। तो वही चीज अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा। द ग्रोथ, ये कहां से आ गया? देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर इज नेसेसरी फॉर द इकोनॉमिक एंड मॉनिटरी प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंट्री। सही बात है। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्रीज था, अब भी है, कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर अच्छा रहेगा तो इंडिया खुद ब खुद डेवलप होता चला जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट खत्म हो जाएगी, ओके, लोग काम पे लग जाएंगे, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। खैर, तो अभी तो वैसा कुछ था नहीं। इंडस्ट्री प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, सही बात है, इंडस्ट्री खुलेगा तो लोगों की जरूरत पड़ेगी, ओके, विच इज मोर स्टेबल देन एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। हाँ, मैंने जैसे बोला, ये सीजनल, आपका जो एग्रीकल्चर है एक सीजनल सेक्टर है, ओके, एक सीजनल काम है, जब तक काम चल रहा है जब तब तक ठीक है, अगर सीजन खत्म हुआ आप बैठ जाओगे, ओके। तो यहाँ क्या था, इंडस्ट्री बैठाना बहुत जरूरी था। हमारे इंडिया में इंडस्ट्रियल सेटअप बहुत जरूरी थी। इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोमोट मॉडर्नाइजेशन, अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो मॉडर्नाइजेशन भी होगा एंड ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आएगी। ड्यू टू दिस रीजन 5-year प्लान स्ट्रेस्ड अ लॉट ऑन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो 5-year प्लान बनाया गया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए। आप स्क्रीनशॉट लेते रहना, ओके। फिर रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। पब्लिक सेक्टर मीन्स गवर्नमेंट सेक्टर।
रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। एक सेकंड बेटा, there was a need for leading role of the public sector due to following reason. Number one, shortage of capital with private sector. Private sector के पास उतने capital नहीं थे. Okay, तो private entrepreneurs did not have the capital to undertake investment in industrial venture required for the development of Indian economy. At the time of independence, Tata and Birla, Tata और बिरला ही दो ऐसे private sector थे जो थे इंडिया में during independence, were the only well-known private enterprises. और बाकी कोई था नहीं. As a result, government had to make industrial investment through public sector undertaking. तो गवर्नमेंट को ही आगे कदम उठाना था. ओके, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ दो ही बचे हुए थे और वो जो थे वो काम में लगे हुए थे. अब गवर्नमेंट सेक्टर की बारी थी. लैक ऑफ इंसेंटिव फॉर प्राइवेट सेक्टर. अब इसका मतलब क्या है, जब प्राइवेट सेक्टर क्यों सेटअप करेगा कोई भी इंडस्ट्री? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए. क्यों? प्रॉफिट के लिए. जब प्रॉफिट ही नहीं होगा, प्रॉफिट क्यों होगा? क्योंकि डिमांड कम है, इनकम कम है लोगों का. ओके, तो कहां से खरीदेगी वो? और जब खरीदेगी ही नहीं प्रोडक्ट, तो फिर क्या फायदा सेटअप करने का? गवर्नमेंट कर सकती है, गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर के लिए करती है, गवर्नमेंट प्राइवेट प्रॉफिट के लिए नहीं करती. तो द इंडियन market was not big enough to encourage private industries to undertake major project even if they had capital. देखो, even if they had capital, अगर उनके पास कैपिटल है भी तो वो आगे कदम नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जान रहे हैं कि अभी जो मार्केट है वो छोटा है, डिमांड कम है, इनकम कम है. ओके, हमारा कोई फायदा होगा नहीं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वेलफेयर. द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इक्विटी एंड सोशल वेलफेयर ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी achieved only through direct participation of the state. Direct participation of the state का मतलब यहाँ है गवर्नमेंट से. ओके, स्टेट बोलो या गवर्नमेंट बोलो, सेम थिंग. इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन करने के लिए गवर्नमेंट को आगे आना था, क्योंकि गवर्नमेंट कितने भी पैसे लगा सकती है. ओके, मतलब यहाँ सीधी बातों में समझ लो, प्राइमरी रोल किसका था? गवर्नमेंट का होना होगा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में, और हमारा सेकेंडरी रोल था प्राइवेट सेक्टर का. समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956. आपको याद होगा, इंडिया इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला जो आईपीआर आया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, वो आया 1948 में. ये इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल रिजोल्यूशन था. ओके, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन था 1948 में, ये फर्स्ट था. और एक सेकंड आ गया आपका 1956 में. इसमें पब्लिक और मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर सोचे थे कि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाएंगे. इसमें क्या किया गया? इसमें गवर्नमेंट को प्राइमरी रोल दिया गया कि गवर्नमेंट आगे बढ़ाएगा. ऑन 30 अप्रैल 1956 सेकेंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन IPR was adopted in India, which also formed the basic second 5-year plan. Second 5-year का बेस ये था. ओके, सेकेंड 5-year प्लान बेस ही था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे. In 1956 policy emphasized the need to expand the public sector. Okay, IPR 1956 as a clear declaration of the government on the leading role of the government in the process of industrialization. गवर्नमेंट का लीडिंग रोल रहेगा. ओके, गवर्नमेंट का लीडिंग रोल रहेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए. इट वाज माइलस्टोन ऑफ अचीविंग ग्रोथ विथ सोशल जस्टिस. सही है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956, पहला वाला आया था 1948 में. अब कुछ शेड्यूल है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज 3 शेड्यूल में बांटा गया. ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. शेड्यूल ए, द फर्स्ट कैटेगरी कंप्राइज्ड इंडस्ट्री विच कुड बी एक्सेसिवली ओन्ड बाय द स्टेट. स्टेट मीन्स गवर्नमेंट. मैं बार बार बोल रहा हूं. इन दिस शेड्यूल 17 इंडस्ट्रीज वेर इंक्लूडेड. इस शेड्यूल में कितने इंडस्ट्रीज आ गए? 17. याद रखना, शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज. ओके, आर्म्स एंड एम्यूनेशन, इसका मतलब जो आपका लड़ाई वगैरह होता है तो उसमें बंदूक वगैरह बनाना, बम वगैरह बनाना. ओके, एटॉमिक एनर्जी, हेवी एंड कोर इंडस्ट्रीज, एयरक्राफ्ट, ऑयल, रेलवे, शिपिंग, ये सब कहाँ आ गया? एक्सेट्रा
शेड्यूल ए में कितने इंडस्ट्रीज थे? 17। ओके, आपके 2-4 एग्जांपल लिखने हैं और ये याद रखना है कि कितने इंडस्ट्रीज से शेड्यूल ए में। और इसको कौन देख रहा था? पूरा कंप्लीटली गवर्नमेंट। कौन देख रहा था? ओनली गवर्नमेंट। शेड्यूल बी, इन दिस शेड्यूल 12 इंडस्ट्री। अब इसमें शेड्यूल बी में कितने? 12 इंडस्ट्रीज वेर प्लेस्ड which would be progressively state owned. The state would take the initiative of setting up the industries and private sector will supplement effort of the state. तो सपोर्ट कौन करेगा? प्राइवेट करेगा, लेकिन इनिशिएट स्टार्ट कौन करेगा इस चीज को? ये सारे जो 12 इंडस्ट्री है इनको इनिशिएट लेगा, इनिशिएटिव लेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट सेटअप वगैरह कर देगी, उसके बाद उसका देखभाल के लिए प्राइवेट आगे आ जाएगा। ओके, तो शेड्यूल बी में कितने? 12 इंडस्ट्रीज शेड्यूल बी में, जिसको इनिशिएट करेगी गवर्नमेंट, स्टेट मींस गवर्नमेंट, और उसको फिर बाद में देखभाल कौन करेगा? प्राइवेट। दिस शेड्यूल इंक्लूड्स इंडस्ट्रीज लाइक एल्यूमिनियम, अदर माइनिंग इंडस्ट्रीज, मशीन टूल्स, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा। ओके, नंबर 3 शेड्यूल सी। दिस शेड्यूल कंसिस्टेड ऑफ रिमेनिंग इंडस्ट्रीज। बाकी जो इंडस्ट्री बच गए, ओके, जो शेड्यूल ए में है शेड्यूल ए में है, जो बी में है बी में है, उसके अलावा जो भी बच गए वो आ जाएंगे शेड्यूल सी में। ओके, और इसको कौन संभालेगा? कौन स्टार्ट कर सकता है? प्राइवेट सेक्टर। दीज इंडस्ट्रीज वे कंट्रोल्ड बाय द स्टेट थ्रू ए सिस्टम ऑफ लाइसेंस। हाँ, अब ये नहीं कि अब इनको दे दिया गया हक कि आप अब खोल सकते हो। ये सारे जो इंडस्ट्रीज है जो शेड्यूल ए और बी में है उसके अलावा आप खोल सकते हो। ये नहीं कि आप बम बनाना चालू कर दिए। ओके, वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो कर ही रही है शेड्यूल ए में। ओके, आपको उसके लिए एक लाइसेंस लेना होगा प्रॉपर्ली। आपको आपका जो बिजनेस है, जो फैक्ट्री होगा, उसको गवर्नमेंट देखेगी कि हाँ ये सही है कि नहीं। ओके, हमारे देश के लिए आप जो करने जा रहे हो अगर सही है तो आपको लाइसेंस दे देगी। ओके, बहुत सारे नियम कानून होंगे। एनफोर्स्ड अंडर द डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। तो वही चीज है, दीज इंडस्ट्रीज वर कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। कंट्रोल बाय द स्टेट मीन्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट। ओके, स्टेट का मतलब आप एक राज्य मत समझ लेना। थ्रू ए सिस्टम ऑफ लाइसेंस enforced under the Industries Development and Regulation Act 1951। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो शेड्यूल ए में सिंपल। शेड्यूल ए में 17 इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर संभालेगा, मींस गवर्नमेंट। शेड्यूल बी में आपका 12 इंडस्ट्रीज, जिसको इनिशिएटिव और इनिशिएट करेगा कौन? गवर्नमेंट, और उसके बाद आगे बढ़ेगा प्राइवेट। और शेड्यूल सी कंप्लीटली प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया, जो भी बच्चा खुचा इंडस्ट्रीज था। उसके बाद आता है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ये भी एक अच्छा खासा टॉपिक है। एंड इंडस्ट्रियल लाइसेंस इज ए रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। एक रिटन परमिशन है, लिखा हुआ रहेगा कि हाँ आप हम अलाउ करते हैं आपको ये इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए, और बहुत कुछ होते हैं। टू एन इंडस्ट्रियल यूनिट टू मैन्युफैक्चर गुड्स। दिस इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ये सब आपको याद रखना है, ये सब कभी भी पूछ देगा। ओके, यहाँ CUET में भी पूछ देगा, या फिर हमारे बोर्ड एग्जाम में भी पूछ देगा ये सब। एम्पावर्ड द गवर्नमेंट सेटिंग अप ऑफ न्यू इंडस्ट्रीज, एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग वन, डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप कोई बिजनेस को बड़ा बनाना चाहते हो, डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, उसके लिए भी आपको पूछना होगा। एक्सपांड करना है सेम बिजनेस को, उसके लिए भी। और अगर न्यू इंडस्ट्री बैठाना है फिर भी आपको लाइसेंस वगैरह लेने होंगे। बिना परमिशन के कुछ नहीं होगा। और लाइसेंस क्या है? एक रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि गवर्नमेंट द्वारा दिया जाता है कि हाँ हम अलाउ करते हैं आपको, आप ये इंडस्ट्रीज चालू कर सकते हो। अगर लाइसेंस नहीं मिला तो आप बिजनेस सेटअप नहीं कर पाओगे। ओके, अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, देखो अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल, नो न्यू इंडस्ट्रीज आर अलाउड अनलेस लाइसेंस इज ऑब्टेन फ्रॉम द गवर्नमेंट। जब तक लाइसेंस नहीं मिलेगा आप स्टार्ट नहीं कर सकते। इट वॉज ईजियर टू ऑब्टेन द लाइसेंस इफ द इंडस्ट्रियल यूनिट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन एन इकोनॉमिकल बैकवर्ड एरिया। हाँ, अगर आप बैकवर्ड एरिया, रूरल एरिया में अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, फैक्ट्री स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको गवर्नमेंट जल्दी लाइसेंस दे देगी। क्यों? क्योंकि अर्बन एरिया जो है वो तो डेवलप्ड है ही, अब रूरल एरिया को भी डेवलप करना है, इक्वलिटी लाना है। ओके, इक्वलिटी लाना है कि दोनों एरिया डेवलप साथ साथ होते चला जाए। इन एडिशन सच यूनिट्स वर गिवन सर्टेन कंसेशन, कुछ कंसेशन भी दिया जाएगा, टैक्स बेनिफिट वगैरह। आपको 5 साल तक टैक्स नहीं देना है। गवर्नमेंट बोलेगी अगर आप गाँव में या रूरल एरिया में कंपनी सेटअप करते हो, इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह सेटअप करते हो, आपको 5 साल के लिए टैक्स मुफ्त। ओके, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह लो रेट पे आएगी। ओके, आपका कितना कुछ यूनिट फ्री कर देगा गवर्नमेंट। ओके, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे आपको। अगर वही चीज आप शहर में करना चाहते हो तो आपको जल्दी लाइसेंस भी नहीं मिलेगा, और लाइसेंस मिल भी गया तो आपको उस हिसाब से बेनिफिट कंसेशन वगैरह नहीं मिलेगी। द पर्पज ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वलिटी। हाँ, मेन पर्पज क्या था? मैंने वही बोला कि रीजनल इक्वलिटी
को प्रोमोट करना। अगर गांव डेवलप्ड होगा तब जाके देश आगे बढ़ेगा। अब आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का मतलब ये नहीं कि छोटा मोटा इंडस्ट्री, इसके लिए भी अच्छे खासे पैसे चाहिए, लेकिन हाँ बिग जो भी बड़े इंडस्ट्री उनके लिए तो 100 करोड़ चाहिए, उतना नहीं चाहिए। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इट कैन बी डिफाइंड एज वन हुज इन्वेस्टमेंट डज नॉट एक्सीड रुपीज 5 लाख। 5 लाख से एक्सीड नहीं होना चाहिए इन 1951। ये आपका अलग अलग ईयर में अलग अलग था। ओके, अभी हम फिलहाल बताते हैं कि 1951 में ओके आपका कैपिटल कितना होना चाहिए, एक्सीड नहीं करना चाहिए 5 लाख। 5 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसको बोला जाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 1951 में। ए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इज डिफाइंड विथ रेफरेंस टू द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड ऑन द एसेट ऑफ द यूनिट। कितना आप मतलब कितना मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो अपने एसेट वगैरह में टोटल, ओके उसको बोला जाता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर आपका 5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट है तो आपको कहलाएगा वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। अगर 5 लाख आप एक्सीड करते हो तो आपका मीडियम मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट, मीडियम स्केल इन्वेस्टमेंट या फिर लार्ज। दिस लिमिट हैज चेंज फ्रॉम रुपीज 5 लाख टू इन 1950 टू प्रेजेंट लिमिट ऑफ रुपीज 1 करोड़। अब ये कितना हो गया है, 1 करोड़ हो गया है ओके प्रेजेंट में। द टास्क फॉर प्रोमोटिंग रूरल डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वाज अंडरलाइंड बाय कार्वे कमिटी। एक कमिटी बनाई गई, कार्वे कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट ओके। कार्वे कमिटी वो देखती थी आप तुम्हारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। विलेज एंड, इसको दूसरा नाम भी था विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी, इन 1955 में बनाया गया कार्वे कमिटी। तो देखो सीधा सा मतलब है 5 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आओगे। अगर 5 लाख एक्सीड हुआ, इन 1951 का मैं बात बता रहा हूं, अगर 5 लाख से ज्यादा हुआ तो आप मीडियम या लार्ज इंडस्ट्रीज में आ जाओगे। फिर 1955 में आपका एक कार्वे कमिटी बनाया गया ओके। उसको ये आपका देखभाल करता था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का, इसको दिया गया सारी भागदौड़ संभालने के लिए। इसको दूसरा नाम भी था इसका विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमिटी इन 1955। और अब जाके 5 लाख से कितना हो गया है, 1 करोड़ हो गया है। और इन प्रेजेंट ये देखो छोटे छोटे जो इंडस्ट्रीज है जो आपका सेटअप हो सकता है कम पैसों में। आप देख रहे हो फोटो में कुछ महिलाएं काम कर रही हैं, ये देखो ये भी आपका स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में आ जाता है। देखो जैसे मान लो 1950 में कितना था, 51 में मान लो 1951 में कितना था लिमिट, 5 लाख लिमिट था ओके। 1951 में 5 लाख। अब अकॉर्डिंग टू एनसीआर अभी के लिए अभी है 1 करोड़ अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 1 करोड़ आप लिखना। और अगर अभी आप देखोगे आफ्टर 2020 ये 10 करोड़ हो चुका है। कितना हो चुका है, मैक्सिमम लिमिट 10 करोड़ तक हो चुका है। तो आप ये भी लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी या फिर ये भी लिख सकते हो, दोनों ही गलत नहीं होगा ओके। और वैसे लिखने के लिए तो आप ये भी लिखोगे, आप लिख दोगे, आप ईयर लिख के बाद लिखोगे 1951 मैक्सिमम लिमिट ओके, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट 5 लाख, आफ्टर 2020 10 करोड़ ओके। ये क्या है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है ओके। आप ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये 1950 नहीं 1951 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, सही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, देखो लार्ज जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज होते थे ना वो मशीनों से ज़्यादा काम करते थे, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज लेबर को लेती थी। जो देखो एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अपने जो एरिया है, जो जहाँ वो सेटअप है ओके रूरल एरिया में, वहीं के लोगों को पकड़ती थी कि चलो काम कर लो ओके। उस तरीके से उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाता था और हमारा काम भी हो जाता था। रॉ मटेरियल वगैरह भी हम लोकल ही लेते थे ओके, लोकल ही लेना होता था उनको। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आर मोर लेबर इंटेंसिव ओके, दे use more labor than the large scale industries and therefore they generate more employment. Employment generation small scale industries का ज़्यादा था। After agriculture, small scale industries provide employment to a large number of people. सही है। Need for protection from big firm, हाँ। अब जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज थे वो तो जीने नहीं देंगे इनको, उनके पास मशीन भी है, लेबर भी वो रख सकते हैं जितना चाहे, लेकिन मशीन से जो सामान बनता है उसका फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा रहता है ओके। कोई भी अगर मान लो खिलौना ही बनेगा तो ज़्यादा शाइनिंग करेगा। तो मशीनों का बात अलग था, लेकिन अब इनसे प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट इनको प्रोटेक्ट कैसे करेगी वो देखते हैं।
गवर्नमेंट ने क्या किया, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को कि आप ये वाले प्रोडक्ट मत बनाना, ये वाले प्रोडक्ट सब हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को दे रहे हैं। उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वो नहीं बना, अलाउ नहीं था उनको बनाने का। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कैन नॉट कम्पीट विद बिग इंडस्ट्रीज, सही बात है। दे कैन फ्लोरिश ओनली व्हेन दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लार्ज फर्म, वो आगे तभी बढ़ेंगे, ओके, ग्रो तभी करेंगे जब उनको प्रोटेक्शन मिलेगा बड़े बड़े फर्म से। सो वेरियस स्टेप्स वर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द ग्रोथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट। क्या क्या आपका कदम उठाया गया गवर्नमेंट के थ्रू? रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्ट, गवर्नमेंट रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ प्रोडक्ट फॉर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। गवर्नमेंट ने बोला कि ये सब जो कुछ कुछ प्रोडक्ट, मतलब आप ऐसे कि ये प्रोडक्ट आप नहीं बना सकते, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को ये प्रोडक्ट बनाने का मैंने अलाउ किया है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। ओके, द क्राइटेरियन ऑफ फॉर रिजर्विंग द प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ दिस यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर द गुड्स। तो बस सीधी बात है, रिजर्वेशन हो गया। अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप कि ये प्रोडक्ट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बनाएगी, इनको बिग इंडस्ट्री, लार्ज इंडस्ट्रीज जो है वो हाथ भी नहीं लगाएगी। वेरियस कंसेशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ऑल्सो गिवन कंसेशन वगैरह, टैक्स बेनिफिट वगैरह दिया गया। ओके, लोअर एक्साइज ड्यूटी एंड बैंक लोन वगैरह लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया गया। ये बेनिफिट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को नहीं थी। अब हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर खत्म, अब आते हैं फॉरेन ट्रेड पे। तो हमने देखा कि कैसे गवर्नमेंट ने भी मदद किया हमारे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। और सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन जनरेट करता है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ये एग्जाम में पूछ देगा कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कौन करता है। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे? ज़्यादातर बच्चे लार्ज स्केल, क्योंकि देखिए लार्ज स्केल बिजनेस है तो वही ज़्यादा देते होंगे, ऐसा नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, चलिए थोड़ा देर और लगेगा, इसको खत्म ही कर देते हैं। फॉरेन ट्रेड इन इंडिया इंक्लूड ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट टू एंड फ्रॉम इंडिया। फॉरेन ट्रेड का मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम। देखा हम लोगों ने कैसे देखा था पिछले चैप्टर में कि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पूरे बंद कर दिए गए थे, एक्सपोर्ट ही बंद कर दिया गया, और हम बन गए थे रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स ऑफ, हम क्या कर रहे थे? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर्स ऑफ फिनिश गुड्स। ओके, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था। India entered into plant development era in 1950, and at that time import substitution was a major element of India's trade and industrial policy. In 1950, India's share in total world trade was 1.78। देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट टोटल कितना था 1950 में? 1.78%, जो कि बहुत ही कम है। ओके, हम क्या कर रहे थे? हम बस एक्सपोर्ट कर रहे थे प्राइमरी प्रोडक्ट, या मतलब हाँ, और फिनिश गुड्स इंपोर्ट कर रहे थे, यही चल रहा था। बट अब यहाँ बदलाव आया। कैसे आया? अभी हम लोग पढ़ेंगे। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आया। क्यों ना हम ऐसा करें कि जो चीज हम बाहर से मंगवा रहे हैं वो हम अपने देश में ही बनाना शुरू कर दें। अब गवर्नमेंट बोली कि अब ऐसा नहीं होगा, अब इंपोर्ट होगा ही नहीं, अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट काम खत्म करो, अब अगर इंपोर्ट करोगे 200% टैक्स लगा दूंगा। तो जो चीज बाहर मिल रही है क्यों ना हम उसको इंडिया में ही बनाए, उसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इन ऑर्डर टू सेल्फ रिलायंट, तभी हम आत्मनिर्भर बनेंगे। इन वाइटल सेक्टर इंडिया हैज फॉलोड द स्ट्रेटेजी ऑफ रिप्लेसिंग मेनी इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इन द फर्स्ट सेवन प्लान trade was characterized by an inward looking trade strategy. Technically this strategy is called import substitution। मतलब कि हम अब अपने देश में देखिए क्या क्या रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल की कमी थी नहीं, और हम अपने देश में ही इंडस्ट्री सेटअप करें और यही बनाए और यही सेल करें। ओके, यही बनाए और यही सेल करें। एक बार देख लेते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू अ पॉलिसी ऑफ रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन ऑफ इंपोर्ट बाय डोमेस्टिक प्रोडक्शन। मतलब इंपोर्ट खत्म करना है, एक सब्स्टिट्यूशन बनाना है। ओके, एक सब्स्टिट्यूट हो कि हम अब इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम अब अपने देश में ही प्रोडक्ट बनाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ इंपोर्टिंग व्हीकल्स मेड इन फॉरेन कंट्री, डोमेस्टिक इंडस्ट्री वुड बी एनकरेज टू प्रोड्यूस देम इन इंडिया इटसेल्फ।
खुद प्रोड्यूस करेंगे, खुद यूज करेंगे। द बेसिक एम ऑफ पॉलिसी वाज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्री। मेन एम क्या था कि हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री उसको प्रोटेक्शन मिले फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, क्योंकि फॉरेन कंपटीशन बहुत हाई लेवल था। द पॉलिसी और इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन सर्व टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव, सेविंग द प्रेशियस फॉरेन एक्सचेंज। अब मान लो अगर हम इम्पोर्ट करते हैं तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है, ओके, जो हमारा आरबीआई के पास होता है, आरबीआई के पास फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, वो कम हो जाएगा। क्योंकि हम इंपोर्ट करते हैं तो हम पैसे देंगे और पैसे यूएस डॉलर में जाते हैं, ओके, तो पैसे हम देंगे और हम एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ेगा। तो एक्सपोर्ट तो हम कर ही नहीं रहे थे, ये भी रोक लगा दिया गया था, हमारे दिमाग में आया ही नहीं उस समय। हम बस सोच रहे थे कि हमें इंपोर्ट नहीं करना है, एक्सपोर्ट का तो अभी यहाँ बात ही नहीं आया। हम सोच रहे थे कि हमें इंपोर्ट नहीं करना है। अगर हम इंपोर्ट ज्यादा करने लग जाएंगे, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या हो जाएगा, कम होते होते खत्म हो जाएगा। तो पहला ये था कि हम सेव करें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और दूसरा अचीविंग सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भर बने। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट, प्रोटेक्शन फ्रॉम इंपोर्ट थ्रू टैरिफ्स एंड कोटा। अब हम लोगों ने टैरिफ और कोटा लगाया। टैरिफ मतलब टैक्स वगैरह लगा दिया कि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट करोगे आपको 300% टैक्स, ओके, इंपोर्ट नहीं कर सकते, आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। और कोटा मतलब एक लिमिट सेट कर दिया गया, आप इससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकते। कोई कोई ऐसी प्रोडक्ट थी जो हमें मंगानी थी, ओके, तो आप इससे ज्यादा अगर करोगे तो फिर आपका कैंसिल। तो द गवर्नमेंट मेड यूज ऑफ टू वे टू प्रोटेक्ट गुड्स प्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम इंपोर्ट। टैरिफ, टैरिफ का मतलब, टैरिफ रेफर्स टू, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ओके, टैरिफ रेफर्स टू टैक्स लेविड ऑन इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड गुड्स में ज्यादा टैक्स लगा देना, उसी को कहते हैं टैरिफ। द बेसिक एम फॉर इम्पोजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स वाज टू मेक देम मोर एक्सपेंसिव एंड डिस्करेज देयर यूज, ताकि ज्यादा महंगा हो जाए। अब मान लो 1 लाख का चीज जो है वो मिल रहा है 3 लाख में, कौन लाएगा, कौन मंगवाएगा ये, ओके। तो एक टैरिफ आ गया, और एक कोटा का मतलब होता है, कोटा रेफर्स टू नॉन टैरिफ बैरियर इम्पोज ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। एक नॉन टैरिफ बैरियर है, इट इज फिक्सिंग द मैक्सिमम लिमिट ऑन द इंपोर्ट। एक लिमिट लगा दिया गया, मैक्सिमम लिमिट, कि आप इतना टन ही मंगवा सकते हो या इतना पीस ही मंगवा सकते हो, ओके, ऑफ द कम्युनिटी बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूसर। समझ में आ रहा है? द टैरिफ ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड फिक्सेशन ऑफ कोटा हेल्प इन रेस्ट्रिक्शन द लेवल ऑफ इंपोर्ट। तो ये और टैरिफ और कोटा लगाने से, टैरिफ और कोटा लगाने से बहुत हद तक हमारा इंपोर्ट रुक गया। एज अ रिजल्ट द डोमेस्टिक फर्म कुड एक्सपांड विदाउट फियर ऑफ कंपटीशन फ्रॉम द फॉरेन मार्केट। अब फॉरेन मार्केट से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, आप आगे बढ़ सकते हो, आपको कोई कंपटीशन नहीं है ना। फॉरेन मार्केट से डर था, अब नहीं है, आप अपना बिजनेस करो आराम से, इंडिया में खुद बनाओ खुद बेचो। ये रहा टैरिफ्स एंड कोटा जो मैंने पढ़ा लिया अभी। रीजन फॉर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन इन द फॉर्म ऑफ इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इज बेस्ड ऑन नोशन that industries of developing countries like India are not in a position to compete against the goods produced by the more developed economies। देखो, जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज है, यूके, यूएसए, ओके, उनसे हम कम्पीट कर ही नहीं सक रहे थे, ओके, इसीलिए कोटा और जो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन लाया गया, कोटा और टैरिफ का यूज किया गया। विथ प्रोटेक्शन दे विल बी एबल टू कम्पीट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। अगर मान लो रेस्ट्रिक्शन लग जाए तो कुछ सालों में हम उनसे कम्पीट कर सकेंगे, बट अभी तो उस हालात में नहीं थे कि हम उनको कम्पीट कर सके, क्योंकि उनका प्रोडक्ट मशीनों से ज़्यादा बन रहा था, ओके, उनका प्रोडक्ट थोड़े हाई लेवल क्वालिटी के थे, हमारे उतने नहीं थे। रेस्ट्रिक्शन ऑन इम्पोर्ट वाज नेसेसरी एज देयर वाज ए रिस्क ऑफ ड्रेन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ, रेस्ट्रिक्शन जरूरी था, नहीं तो पता चला कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है, पूरा रिजर्व जो है वो पूरा खत्म ही हो जाए। इंपोर्ट अगर करेंगे लग्जरी गुड्स वगैरह, हमारा सारा फॉरेन रिजर्व खत्म हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एकदम देखो बेटा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, ओके, सिंपल लैंग्वेज में हमने समझा फॉरेन ट्रेड और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बहुत ही आसान भाषा में समझाया, एकदम अपने तरीके से, अपने लैंग्वेज में, आपको समझ में भी आ जाएगा। और आप देख ही रहे हो कि संदीप गर्ग से मैंने ये नोट्स बनाए हैं, और कुछ लाइन
एनसीईआरटी के भी है, तो संदीप गर्ग इज द बेस्ट बुक। ओके, आप आराम से ये सारे नोट्स एग्जाम में लिख सकते हो। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।